टॉपिक स्टार्ट करते। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स, अगर हम एंजाइम्स के बारे में बेसिक सा पार्ट पढ़ें, सबसे इजीएस्ट अभी तक हम 10th क्लास में सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, सबसे पहला चैप्टर जो तुम पढ़ते हो 10th क्लास में, तो वहाँ पे वो ये चैप्टर आते ही इसके अंदर कुछ टर्म्स आ जाती हैं। हम कहते हैं कि स्टमक है, स्टमक के पास कुछ एंजाइम्स हैं, वो काम करते हैं। फिर हम कहते हैं पेनक्रियाज है, उसके पास कुछ एंजाइम्स है, वो काम करते हैं और डाइजेशन कर देते हैं। क्या काम करते हैं एंजाइम्स, क्या है ये? अगर इसके जनरल सी बात पढ़ें तो एक जो एंजाइम होता है, इट इज़ ऑलवेज प्रोटीनस इन नेचर। ये प्रोटीनस होता है नेचर में। प्रोटीनस होने का मतलब क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्चरी होता है एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सेम इसी तरीके से एंजाइम का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्चरी होगा और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर है? सेम उसी तरीके से, मतलब ये एंजाइम्स सेम प्रोटीन्स की तरह ही काम करते हैं। क्लियर है हमें इतनी बात? अब ये एंजाइम्स ऐसा क्या काम करते हैं? ये एंजाइम्स जो होते हैं, इन्हीं को ही हम एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज बायोकैटेलिस्ट। जो काम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट करता है, वही सेम काम बायो में कौन करता है? एंजाइम करता है। तुमने पढ़ा है, जैसे हम छोटी सी कोई भी एक बेसिक सी रिएक्शन लिखते हैं, हम लिखा C2H4, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया और नीचे हमने निकल कैटलिस्ट डाल दिया और ये बन गया C2H6। आपने 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ी हुई है। इसके अंदर ये जो निकल है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो क्या होगा अगर यहाँ पे निकल ना हो? तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगी? रिएक्शन तो फिर भी होगी। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना। रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सेम इसी तरीके से हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इनके रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम एंजाइम करता है। कौन इंक्रीज करेगा? एंजाइम्स। सेम वही काम कर रहे हैं जो कि कैटलिस्ट केमिस्ट्री में कर रहे थे और यहाँ पर एंजाइम्स कर रहे हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बात ये आती है कि अच्छा ये काम करते कैसे हैं? तो जब भी एक कैटलिस्ट काम करता है, एक एंजाइम काम करता है, तो ये एंजाइम हमेशा, इस एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक्टिव साइट, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। सबस्ट्रेट मतलब जिस भी रिएक्टेंट के साथ आपने काम करना है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्टिव साइट ही सारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड करेगा तो हेयर इज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ बोन्ड। कुछ बोन्ड्स की फॉर्मेशन होगी और कुछ बोन्ड्स की ब्रेकेज होगी, ठीक है, जिससे न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में? रिपीट कर रही हूँ, देखो हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनस इन नेचर, मतलब मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बने होते हैं। सेम प्रोटीन्स की तरह इनके भी सेम वही स्ट्रक्चर होते हैं जो हम प्रोटीन्स में पढ़ चुके हैं।
एंजाइम का ही दूसरा नाम होता है बायो कैटलिस्ट। ये बायो में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, लिविंग बींग्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज किया, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके रेट को। जस्ट लाइक अगर सपोज करो कि हम लोग यूजुअली जब हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि विद इन 2 आवर्स वो डाइजेस्ट हो जाता है। 2 घंटे के बाद हमें फिर से भूख लगने लगती है, ठीक है। अगर सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास एंजाइम्स नहीं है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स नहीं है, ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम बना रहे, ना पेनक्रियाज, ना लीवर, कुछ नहीं। अगर यहाँ पर एंजाइम्स नहीं है तो इस फूड की डाइजेशन के लिए, जिसको हम यूजुअली कह रहे हैं कि 2 घंटे लगते हैं, इसी फूड की डाइजेशन के लिए हो सकता है कि आपको होल डे भी लग जाए, फिर भी ये खाना आपका डाइजेस्ट ना हो। क्या ये बात समझ में आ गई? हो सकता है पूरा दिन लग जाए और वो खाना डाइजेस्ट ना हो। मतलब ये फाइनली क्या कर रहा है, हमारे खाने के डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करने का काम कर रहा है। अगर एंजाइम्स होंगे तो 2 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आगे प्रोसीड हो। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? अब अगर सपोज करो कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम कैसे मेजर करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को हमें कभी भी मेजर करना हो तो हम हमेशा मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट, या फिर ये कह सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। जितना प्रोडक्ट बनेगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और उतनी फास्टली रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। समझ में आ गई? जैसे मैं अगर बोलूँ कि ऊपर डाइजेशन में हमारा प्रोडक्ट था, एनर्जी बन रहा था, ठीक, या फिर ग्लूकोज बन रहा था। जितना ग्लूकोज बनेगा तुम यही तो एक्सपेक्ट करोगे कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है तो इट मीन्स वो रिएक्शन फास्ट हो रही है, ग्लूकोज कम बन रहा है इट मीन्स रिएक्शन स्लो हो रही है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? कि इस रिएक्शन के बाद जब ये रेट हो रहा है हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक ग्राफ बनाया मैंने। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब कितना सबस्ट्रेट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसके लिए हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, ठीक है। अगर उसके पास कोई एंजाइम नहीं है तो वो क्या करता है, पहले देखो मैंने अभी बोला था कभी भी एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें कुछ बॉन्ड्स का ब्रोकन, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड नए बनेंगे, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। अगर बॉन्ड को तोड़ना है या बनाना है एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने एनर्जी कंटेंट को बढ़ाना पड़ा। एक पर्टिकुलर लेवल पर ये अचीव हुआ। ये वो लेवल आ गया जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है? वो इंटरमीडिएट स्टेज जिसके अंदर कुछ बॉन्ड टूट चुके हैं, कुछ बन चुके हैं बट अभी कंप्लीट नहीं बने। क्लियर है पॉइंट? जैसे जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, धीरे 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 वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। एंड फाइनली जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी। जब वो यहाँ पे पहुँचा तो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में उसके पास एनर्जी कितनी थी? इतनी एनर्जी थी सबस्ट्रेट के पास।
अगर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी थी, ये दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी. दिस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रीच द इंटरमीडिएट स्टेट और द ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. क्या बोलते हैं इसे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू इट्स ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट. क्लियर है पॉइंट? ये तब की बात है जब हमारे पास एंजाइम अवेलेबल नहीं था. नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, बात समझ में आ गई? जब हमारे पास एंजाइम की कमी थी, हमारे पास एंजाइम नहीं था, ये तब की बात है. बट अगर सपोज करो कि मैंने तुम्हें एंजाइम अवेलेबल करा दिया तो क्या होगा? अगर हमारे पास एंजाइम अवेलेबल हो गया तो ये सबस्ट्रेट, देखो एंजाइम ना किस तरीके से काम करता है. एक सिंपल सी बात देखो, अगर मैं तुम्हें आज ये बोलूँ कि तुम्हें घर से 10 पेज लिख कर लेकर आने हैं, नोट्स के दे दिए मैंने, ठीक है. अगर 10 पेज लिखने हैं, एक ऑप्शन तो ये है तुम खुद से दिमाग लगाओ, सारे नोट्स बनाओ, ठीक है. और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारा ब्रदर सिस्टर कोई साथ बैठा था और तुमने उसको कह दिया कि भाई तू मुझे डिक्टेट कर दे और मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ. कौन सा काम आसान है? डिक्टेशन वाला. क्यों वो आसान था? क्योंकि डिक्टेशन करने से हमारी एनर्जी बच गई, हमने जल्दी जल्दी सिर्फ लिखने का काम किया. सेम उसी तरीके से अब जब तुम्हारे ब्रदर या सिस्टर ने तुम्हें डिक्टेट कराया, क्या उससे तुम्हें कोई फ़ायदा मिला? क्या उसको नुकसान हुआ? कोई नहीं. वो तो खाली ही बैठा था, उसको ना नुकसान हुआ ना ही कोई फ़ायदा हुआ. बट यहाँ पर सबस्ट्रेट को फ़ायदा क्या हुआ? उसका काम कम एनर्जी में हो गया, उसे उतनी एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ी. समझ में? तो इसीलिए तो जब हम एक एंजाइम का यूज़ करते हैं तो हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम हो जाती है. तो अब ध्यान देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई. द एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स डाउन. कब कम हो गई? जब एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन थी. क्या ये बात समझ में आ गई हमें? मतलब जब हम एक एंजाइम को यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है? कम. तो एंजाइम का काम ही क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना. रही हूँ, सुन लो एक बार. हमने एक्स एक्सिस पर लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब सबस्ट्रेट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और वाई एक्सिस पे लिया कि कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है. तो हमने कहा कि जब हमारी जो रिएक्शन थी वो नॉन एंजाइमेटिक थी, जब एंजाइम उसको कैटालाइज नहीं कर रहा था, तो उस टाइम पर एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए. उसे हमने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी. बट जैसे ही हमने वहाँ पर उस काम को करने के लिए एंजाइम को यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी. एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होना मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का कम हो जाना. मतलब एंजाइम क्या करता है? कम एनर्जी में भी सबस्ट्रेट को रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का से क्लियर हो गया? अब हमें ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है. क्लियर है पॉइंट? चलो अब अगले पार्ट की बात करते हैं. हमें ये तो समझ में आ गया कि ये एंजाइम कैसे क्या काम करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है. और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. पहले तुम्हारे पास 10 जूल एनर्जी थी, तुम्हें 10 जूल एनर्जी लगानी पड़ती थी उस काम को करने के लिए. बट जैसे ही एंजाइम आया तुम्हारा 5 जूल में काम चल गया, तो तुम वही काम 2 बार कर सकते हो ना. समझ में आई बात? तो इसीलिए हमारे पास हमें कम एनर्जी में ज़्यादा काम करने के लिए एफिशिएंट बनाता है एंजाइम. क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. एक एंजाइम जब भी काम करता है तो किस तरीके से वो काम करेगा. समझ में आ गया?
मैंने अभी बोला था कि एक एंजाइम जब भी काम करेगा तो उसके पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट होती है? एक्टिव साइट, राइट। इसको ध्यान से देखना। सपोज करो कि मेरे पास ये है एक एंजाइम, ठीक। ये एंजाइम की एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा। ये मैंने सबस्ट्रेट लिया प्लस ये आ गया मेरे पास सबस्ट्रेट। क्लियर? दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट। जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, ये एंजाइम की एक्टिव साइट थी। क्या थी ये? एक्टिव साइट। सबसे पहला काम क्या होता है? एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना। जब भी एंजाइम काम करेगा सबसे पहले वो किसके साथ बाइंड करेगा? अपने रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट के साथ। हर एक एंजाइम का सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, अलग अलग नहीं होता। ये नहीं कि किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। तुमने पढ़ा भी था, प्रोटीन के ऊपर काम करने के लिए अलग एंजाइम थे, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम थे। तो ऐसे ही हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होते हैं। जब ये बाइंड करेगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन हो गया, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास एक एंजाइम होता है, दूसरा सबस्ट्रेट होगा। जब वो आपस में बाइंड करेंगे तो यहाँ बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या हमें पहला पॉइंट समझ में आया कि जब भी एंजाइम काम करेगा तो कैसे काम करेगा? हमारे पास एक एंजाइम होगा, दूसरा सबस्ट्रेट होगा, वो अपनी रिस्पेक्टिव एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड करेगा और क्या बना देगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे जब मैंने बनाया था तो शेप उसी के अकॉर्डिंग बनाई थी, बट हर जगह ये शेप उसी के अकॉर्डिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो दूसरा काम क्या होता है? जो एक्टिव साइट होती है, जब इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा देन इट टेक्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट। इट टेक्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ और साइंटिफिकली बोलूँ तो मैं कह सकती हूँ देयर मे बी सम कन्फॉर्मेशनल चेंज। कन्फॉर्मेशनल मतलब शेप। यहाँ पर कुछ शेप में चेंजेस होंगे। क्यों चेंजेस होंगे? इट इज़ जस्ट लाइक, सपोज करो कि हमारे पास एक ग्लव्स है, ठीक है। तुम समटाइम देखते हो ग्लव्स की शेप कैसी अजीब सी हो रही होती है, बट जैसे ही तुम उसके अंदर हाथ डालते हो तो वो तुम्हारे हाथ की शेप ले लेता, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक जो ग्लव्स है, अगर तुम उसको एंजाइम समझोगे और उसके अंदर जो तुमने अपना हैंड डाला उसको सबस्ट्रेट समझोगे, तो जैसे ही तुमने हैंड डाला उस एक्टिव साइट ने एंजाइम की उसी की शेप ले ली ना। कैसे ली? बाय मेकिंग सम चेंजेस इन देयर शेप, राइट। दैट चेंज इज नोन एज कन्फॉर्मेशनल चेंज। वहाँ पर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है इसके अंदर? जैसे ही वहाँ पर कन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे तो उन कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे और कुछ न्यू फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। देयर इज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। क्लियर? जब न्यू बॉन्ड्स और कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और कुछ न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? जो पहले यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, नाउ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। किस में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि नए बॉन्ड बने तो ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। जैसे वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा विद टाइम धीरे धीरे इनके बीच में जो चेंजेस थे वो जो बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन हो रही थी उसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे और एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। क्या हमें ये बात समझ में आई? ध्यान से देखो दोबारा से। सबसे पहले जब भी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसके पास अपनी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होगी। सबस्ट्रेट इस पर आकर बाइंड करेगा। जैसे ही सबस्ट्रेट इसके ऊपर आकर बाइंड करेगा तो उसके बाइंड करने से यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से यहाँ पर पहले एंजाइम था, फिर उसकी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग हुई और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो वहाँ पर शेप में कुछ चेंजेस होंगे, और शेप में चेंजेस होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, देयर विल बी कन्फॉर्मेशनल शेप, या फिर मैं इसको ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्फॉर्मेशनल चेंज विल बी देयर। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, कह रहे कि जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना भी स्टार्ट हो गए और न्यूली फॉर्म भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, एंड फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। क्लियर? तुमने एक चीज़ नोटिस की, पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी एंजाइम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, जैसा एंजाइम स्टार्टिंग में था वैसा ही रिकवर हो गया। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है इसके अंदर? क्या हमें एंजाइम का इतना पार्ट समझ में आ गया? अब हमारे पास इसके दो पार्ट रह गए, एक फैक्टर अफेक्टिंग और दूसरा की इसकी क्लासिफिकेशन, जो हम